बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था जो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इन्वॉल्व होने वाले जो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो आज हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कि हमारी बॉडी या किसी भी जानदार की जो बॉडी है, जो उसकी बिल्डिंग है, वो किस तरह से डिफरेंट मराहल से होती हुई पूरी तश्कील पाती है। तो नॉर्मली हमें पता है कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, कोई मकान बनता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम उसकी बुनियादें रखते हैं, जिसे हम पंजाबी में नियाँ रखना कहते हैं। उसके बाद उसकी दीवारें बनती हैं, दीवारों के बाद उसकी छत बनती है। ऐसा नहीं होता कि छत पहले बना दें और जो दीवारें हैं वो बाद में बनाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि जो नेक्स्ट लेवल आना है उसके लिए उससे पिछला लेवल का होना ज़रूरी है। इसी तरह से जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो कोई भी एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, उसके लिए पर्टिकुलर ये डिफरेंट लेवल्स हैं। तो हर आने वाला लेवल उसके लिए ज़रूरी है कि उससे पिछला लेवल जो है उसकी फॉर्मेशन हो। तो वो हमने देखना है कि सबसे पहला लेवल जो बुनियाद है किसी भी जानदार को बनने के लिए वो कौन सी है। तो इसमें सबसे पहला लेवल है सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल। यानी कि कायनात की कोई भी चीज़ देख लें, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, कुछ भी है, वो किसी ना किसी एटम से मिलकर बनी है। उसमें कोई ना कोई एटम होगा, कोई ना कोई एलिमेंट होगा। तो डेफिनेटली एटम का हमें पता है, एटम इज सब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ द नेचर। जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम किसी न किसी एटम से मिलकर बनी हैं। अब डेफिनेटली एटम भी किसी और कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो जो एटम को बनाते हैं उसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये सब एटॉमिक लेवल से फिर इसका मतलब है लाइफ स्टार्ट होती है। तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं जो कि एटम को बनाते हैं? इसमें है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी कि इन्होंने मिलकर एटम बनाना है। जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ये तो मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एटम, और इलेक्ट्रॉन उस एटम के सराउंडिंग में इस तरह से घूमता है। ये जो सेंट्रल पार्ट है, किसी भी कोई भी एटम आप लगा लें, उसका सेंट्रल पार्ट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, और ये जो इसकी बाउंड्री है ये बनती है इलेक्ट्रॉन से। तो ये रिवॉल्व करते रहते हैं इसके न्यूक्लियस के गिर्द। अब एटॉमिक लेवल हमने देखा, इसमें ऑक्सीजन है, एक एटम है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, और 92 एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे एटम हैं। ये एटम्स मिलकर कौन सा लेवल बनाते हैं? ये बनाते हैं नेक्स्ट लेवल, मोलेक्युलर लेवल। यानी कि जब भी एक से ज्यादा एटम आपस में मिलेंगे तो वो मिलकर बनाएंगे मॉलिक्यूल। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एटम। तो एटम कंबाइन टू ईच अदर और वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। और जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो मिलने के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा है? तो कहता है आइदर इट इज आयोनिक बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के जरिए से ये जो बॉन्ड है वो बनता है। तो मॉलिक्यूल जब बन जाता है तो उसकी हम डिफरेंट कैटेगरीज करें तो डिफरेंट तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे किसी भी ह्यूमन को या किसी भी एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को अगर हमने कैटेगराइज करना हो तो या तो हम कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ हाइट के लंबे और छोटे कद वाले, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज कर सकते हैं कि ओल्डर एज वाले या यंगर एज वाले। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स को भी अगर हम डिवाइड करें तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलेक्युलर वेट डिवाइड कर सकते हैं, एंड ऑन द बेस ऑफ देयर केमिस्ट्री हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोलेक्युलर वेट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो और माइक्रो, इससे जो बायोलॉजिस्ट हैं वो बड़ा इनका वास्ता पड़ता है। तो मैक्रो हमेशा हम कहते हैं बड़ी को, जो साइज में बड़ी हो या वेट में बड़ी हो।
तो ऐसे मॉलिक्यूल जो मैक्रो हैं जिनका मोलेक्युलर वेट ज्यादा है, यहां पर बड़ी होने से मुराद उनका मोलेक्युलर वेट, हैविंग मोलेक्युलर वेट हाई, तो स्टार्च है, प्रोटीन है और लिपिड्स हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मोलेक्युलर वेट हाई होता है। कितना हाई होना चाहिए, तो यहां पर याद रखिएगा 1000 डाल्टन से अबव या 1000 डाल्टन इसका वेट हो किसी भी मॉलिक्यूल का, तो वो कहलाता है मैक्रो मॉलिक्यूल। और अगर 1000 डाल्टन या उससे कम वेट हो तो वो आता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स इसका मतलब है सिंपली हैविंग लोअर मोलेकुलर वेट, तो लोअर मोलेकुलर वेट में आ जाते हैं ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है और वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिनका मोलेकुलर वेट कम होगा उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होते हैं और ये हमारी पूरी बॉडी बनती है वो, लेकिन एक प्रॉपर लेवल्स में हम स्टडी करते हैं। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिकली कौन कौन से एटम से मिलकर बने हैं उनकी बेस पर हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाते हैं। याद रखिएगा कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे, ये कार्बन जो है इसकी प्रॉपर्टी हम सेकंड चैप्टर में भी इंशाल्लाह होपफुली पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे कि कार्बन जो है वो अपनी कैटिनेशन करता है, कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन के साथ भी, और अपनी टेट्रावैलेंसी को पूरा करता है। तो ये कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ लिंक होगा किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसमें हमने सिंपल एक एग्जांपल लिखी है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसमें देखें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, दोनों हैं, तो दोनों इकट्ठे हों तो ऑर्गेनिक है। अगर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की हम बात करें तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं होते, यानी कि दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे होते, दोनों में से एक हो सकता है, कार्बन हो सकता है हाइड्रोजन नहीं होगा, या हाइड्रोजन हो सकता है कार्बन नहीं होगा, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इसमें देखें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये इनऑर्गेनिक है। और इसी तरह से वाटर है, वाटर में H2O हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, तो ये भी एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी इन तमाम मॉलिक्यूल्स के मिलने से ही बनती है। नेक्स्ट जो लेवल है, जो मोलेक्युलर लेवल के बाद आता है, वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब इसको डिस्कस करने से पहले हम एक टर्मिनोलॉजी को जरा गौर से देखें। ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली और ऑर्गन आपने सुना होगा, दोनों बड़े ही मिलते जुलते हैं, ऐसे ही है। तो ये ऑर्गेनेली एक्चुअली ऑर्गन ही को हम कहते हैं, आप कह लें ऑर्गन की छोटी बहन है, लेकिन सेल के ऑर्गन की हम बात करेंगे। ऑर्गेनेली क्या है, ऑर्गन्स ऑफ द सेल। ऑर्गन हम कहते हैं हिस्सा, पार्ट, अज़ा, तो सेल के जो हिस्से हैं उसे ऑर्गेनेली कहते हैं। तो ये अंग्रेज़ों के कमाल हैं कि उन्होंने लैटिन और ग्रीक वर्ड्स को मिला जुला कर उनको सीधा पुठा करके सारा कुछ जो है ना वो इस तरह से लैंग्वेज को चेंज किया है। तो ये सीधा पुठा करके किस तरह से ऑर्गेनेली बनाया है, ये हमने पहले बात कर ली कि ऑर्गन से ऑर्गेनेली, यानी कि सेल के ऑर्गन्स को हम कहते हैं ऑर्गेनेली। अब इसमें देखें ऑर्गेनेली को डिफाइन कैसे हम कर सकते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं बहुत सारे और वो एक ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ख़ास किस्म की जो साख्त बनाते हैं, तो वो होती है ऑर्गेनेली। और ये स्पेसिफिकली अरेंज होती है इन सेल, सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस सेंटर में है और सेंटर में वो अरेंज्ड है, और इस तरह से हम ऑर्गेनेली को कहते हैं कि ये स्पेसिफिकली अरेंज्ड है, क्योंकि ऐसे ही नहीं पड़ी होती, ये एक प्रॉपर इसकी स्पेस होती है
और इसी तरह से वेरी नेक्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ लेबर फॉर सेल, कि जितने भी सेल होते हैं उनके अंदर जितने ऑर्गेनेली हैं उनको कामों की तकसीम कर दी जाती है। उनको काम दे दिया जाता है कि तुमने सेल के लिए ये काम करना है, तुमने सेल को एनर्जी देनी है, तुमने सेल के लिए प्रोटीन बनाना है। जस्ट लाइक अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में अगर पूरी कोई गारमेंट्स तैयार हो रही है, कोई शर्ट तैयार हो रही है, तो एक ही फर्द या एक ही यूनिट उसको तैयार नहीं करता, बल्कि वो सारे काम डिवाइड कर दिए जाते हैं। कुछ यूनिट्स को कहा जाता है कि तुम कपड़ा सिर्फ कटाई करो, कुछ को कहा जाता है सिर्फ सिलाई करो, और कुछ को कहा जाता है कि पैकिंग करो। तो वो हर एक यूनिट को काम दे दिया जाता है। वो सारे एक मिल के लिए, एक फैक्ट्री के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर एक ही बंदे को, एक ही यूनिट को काम दें तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह से सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेली हैं उनके अंदर जो मजदूरी है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर, कामों को तकसीम कर दिया जाता है ताकि अच्छे तरीके से काम हो सके। अब इसके बाद एग्जाम्पल में हम देखें, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे ऑर्गेनेलीज हैं। जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज एक खास किस्म की सिमेट्री में अरेंज्ड होते हैं और वो अरेंज होके पूरे एक मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो बनाते हैं सेल। तो सेल कहता है कि इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जिस तरह से एक दीवार को बनाने के लिए ईंट जरूरी है, वो फंक्शनल यूनिट है। इसी तरह से सेल भी किसी भी जानदार को बनाने के लिए उसका बेसिक एक यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए हमने कहा स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसका मतलब उसकी साख्त जो बननी है, बनावट है, वो भी डिपेंड कर रही है सेल के ऊपर, और उसके फंक्शन जो है वो भी डिपेंड कर रहे हैं सेल के ऊपर। इसी तरह से हमने कहा कि सेल जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी ऑर्गेनेलीज, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनता है ये सेल। और इसी तरह से सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है। तो पूरा ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म ने जितने भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं वो भी एज अ होल नहीं करता, बल्कि उसके अंदर जो सेल्स हैं वो अपना अपना काम करते हैं, और वो सारे सेल्स जब अपना काम करते हैं वो कलेक्टिवली एक ऑर्गेनिज्म का काम बन जाता है। जैसे हमने रेस्पिरेशन करनी है, हमने मूव करना है, तो हमारे सेल लेवल पे ये काम हो रहा है। अगर मैंने देखना है तो ये एक एज अ ऑर्गेनिज्म मेरा काम है, विजन की सेंस, लेकिन इसको देने के लिए बॉडी के अंदर सेल्स हैं, आइज के सेल्स हैं, कॉन्स हैं, रॉड्स हैं, इन्होंने अपना काम करना है और वो ऑर्गेनिज्म का काम बन जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल्स, कि पूरे ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल्स होते हैं उनको, तमाम सेल्स को अलग अलग काम दे दिया जाता है, तो वो ग्रुप्स की सूरत में अपना अपना काम करते हैं, लेकिन एज अ होल फिर वो पूरे ऑर्गेनिज्म का काम बन जाता है। अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सेल की जो साख्त है उसके लिहाज से सेल की दो टाइप्स होती हैं। कुछ सेल होते हैं प्रोकैरियोट और कुछ सेल होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की लैटिन वर्ड है। प्रो का मतलब होता है बिफोर, मतलब पहले, पहले ज़माने के, आप सिंपली कह लें कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो जदीद सेल है जिनके अंदर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली हैं, ये वो नहीं है, उससे पहले के हैं। कैरियोन जो है ये है नट या शेल, एक खौल को कहते हैं, यानी कि ये ऐसे सेल्स हैं जिनके न्यूक्लियस के ऊपर, जिनके डीएनए के ऊपर प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती, और इनकी जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती। तो ये लेस मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और न्यूक्लियस भी इनका मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, हम कहते हैं कि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वो है जिसमें डीएनए के ऊपर प्रॉपर मेम्ब्रेन हो। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब है इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ऐसे सेल जो हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया और बैक्टीरिया की ही टाइप्स हैं, इसके अलावा बाकी जितने भी जानदार हैं, जितने भी किंगडम हैं, उनके अंदर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें सिर्फ बैक्टीरिया और आर्चियोबैक्टीरिया और इसी की टाइप्स आती है, बाकी तमाम जानदार यूकैरियोटिक सेल के होते हैं। यूकैरियोटिक हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके ऊपर नट या शेल होता है, इनके
जो डीएनए है, इनका जो क्रोमोसोम है, उसके ऊपर प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है। और इसी तरह से बहुत सारे और ऑर्गेनेलीज हैं, उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। तो वेल डिफाइन ये सेल है। और ये अगर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जितने भी यूकैरियोट्स हैं, ये निकले हैं प्रोकैरियोट से। इसीलिए हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स जो हैं ये बिफोर मतलब नट शेल वाला, ये मतलब खोल वाला जो न्यूक्लियस है वो यूकैरियोट्स है। इससे पहला का जो सेल है वो प्रोकैरियोट्स है। तो ये कदीम है। और ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यूकैरियोट्स की एवोल्यूशन जो है वो बाद में हुई है। एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनके अंदर ये सारे आ जाते हैं। इसी तरह से अगर सेल की बेस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करें तो उसकी टाइप्स हैं दो। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल। इसमें कुछ सेल्स होते हैं यूनिसेलुलर, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वर्ड की एटमोलॉजी देखें, यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर एक सेल वाले जानदार, ऐसे जानदार जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी है। और इसमें आते हैं प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ में अमेबा है, पैरामेशियम है, वो सारे प्रोटोजोआ हैं। उनका भी पूरी बॉडी की जो फॉर्मेशन है वो सिर्फ एक सेल से होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मैनी सेल्स, बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म है। जैसे एज अ ह्यूमन हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जिनसे हम बनते हैं। तो ये मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर जानदार भी हो सकते हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, फंजाई हैं। ये हमने आज पढ़े हैं ऑलमोस्ट 3 लेवल, एटॉमिक लेवल, मोलेकुलर लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। और उसकी आगे फर्दर टाइप्स हमने देखी हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म लेवल।